नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के एक टॉपिक भारत की सांस्कृतिक विरासत की कुछ कलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम भारत की कुछ ललित कलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत की बहुत सारी कलाएं विश्व विख्यात हो चुकी हैं, जिनमें से एक है ललित कला। ललित कला में भी 64 जितनी कलाओं का समावेश किया गया है। सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाओं को हम ललित कला के नाम से या अंग्रेजी में उसे फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात वह कला कि जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए हो, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विविध प्रकार की चित्रकलाएं। यह सभी कलाएं ललित कलाओं के नाम से जानी जाती हैं। अब हम एक एक करके इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संगीत कला के विषय में। हम सभी को संगीत बड़ा पसंद आता है। स्वर, ताल और लय के साथ अपने भावों को प्रदर्शित करने वाली कला संगीत कला कही जाती है। इसकी दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व में अन्य देशों के संगीत की तुलना में काफी अच्छा है। यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता था कि प्राचीन समय में विविध प्रकार के रोगों का निवारण भी संगीतों को सुन करके किया जाता था तथा ऐसे ऐसे संगीतकार हमारे पास में थे जो कि दीपक राग गा करके बुझे हुए दिए को भी जला देते थे। अगर बरसात न हो रही हो तो वे राग गा करके बरसात को भी ले आया करते थे। विद्यार्थी मित्रों, सामवेद भारत के 4 वेदों में से एक है। यह संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएं बताई गई हैं उनको गाने का तरीका सामवेद में बताया गया है। अतः विद्यार्थी मित्रों, सामवेद को संगीत की गंगोत्री कहा गया है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। जैसा कि हम जानते हैं, संगीत के साथ सुर सा, रे, ग, म, प, ध और नी ये मुख्य हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों ही भारत की संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संगीत के कुल मिलाकर के 5 राग बताए गए हैं। सबसे पहला श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। विद्यार्थियों, यह 5 राग श्री शंकर के या देवादिदेव महादेव के 5 मुख में से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। प्राचीन भारत में संगीत संबंधित बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात यह मुख्य ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि इन ग्रंथों में संगीत के विषय में भरपूर ज्ञान दिया गया है। यदि आप संगीत के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए। आइए अब एक एक करके इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संगीत मकरंद के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, संगीत मकरंद संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के तालों का वर्णन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ताल बिना सुर बेकार है, इसीलिए इन्होंने अपने इस ग्रंथ में 19 प्रकार की वीणा तथा 101 प्रकार के तालों का वर्णन किया है। बात करते हैं संगीत रत्नाकर की। विद्यार्थियों, संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंग देव ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि वे दौलताबाद के यानी देवगिरी में रहते थे, इसीलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत का इसमें अच्छे से समावेश किया गया है। यानी इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत रत्नाकर को मुख्य भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। वे कहते हैं कि संगीत के अंगों को अगर आपको समझना हो तो आपको यह ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। यह ग्रंथ संगीत के सभी अंगों को समझने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। बात करते हैं संगीत पारिजात की, तो पंडित अहोबल ने सन 1665 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए यह ग्रंथ की रचना की थी। अर्थात उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उन्होंने विविध रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी राग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, सभी एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यह उनकी विशेषता है।
साथ ही विद्यार्थी मित्रों, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में 19 प्रकार के स्वरों का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में अमीर खुसरो संगीत के शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए जाने जाते हैं, अतः उन्हें तूती-ए-हिंद की उपाधि भी दी गई थी। विद्यार्थी मित्रों, अमीर खुसरो ये मानते थे और वे अपनी मुख्य भाषा के रूप में हिंदवी को ही जानते थे। वे द्विभाषी लेखों का उन्होंने निर्माण किया है। उनके हिंदी के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान होने के कारण ही उन्हें तूती-ए-हिंद की उपाधि दी गई है। वे संत भी थे, महान विदूषक थे, महान वैज्ञानिक भी थे और वे भाषा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट उपाधि भी रखते थे। विद्यार्थी मित्रों, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके समय में सबसे पहले सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, साथ ही चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण की शुरुआत हुई। इन्होंने देश में भक्ति वातावरण को फैलाया। ऐसा कहा जाता है कि सभी भगवान के भक्त होने के साथ साथ भगवान के बंदे भी थे। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसे उसी समय की अपने गुजरात की संगीत की एक जोड़ी ताना और रीरी नामक 2 कन्याएं भी खूब विख्यात हैं, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब गीत गाते थे तब बुझे हुए दिए भी जल जाते थे, उसे दीपक राग कहते हैं। और बैजू बावरा जब संगीत बजाते थे तब जंगल के जो भयंकर प्राणी हैं वे भी बिल्कुल शांत भाव से उनके पास आकर के बैठ जाते थे और उनके संगीत को सुना करते थे। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, गुजरात की जो 2 बहनें हैं ताना और रीरी, इन्होंने भी संगीत के क्षेत्र में भरपूर योगदान दिया है। अब बात करते हैं भारत की नृत्य कला के विषय में। भारत का नृत्य या जग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द नृत्य पद से हुई है, जिसका अर्थ होता है नृत्य करना। विद्यार्थियों, ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने वाली कला नृत्य कला कही जाती है। नृत्य कला के आदि देवादिदेव महादेव नटराज को माना जाता है, जिनकी मूर्ति आप इस चित्र में देख सकते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर वे नटराज के रूप में नृत्य को धरती पर लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी यह मुख्य भारत के शास्त्रीय नृत्य कहे जाते हैं। आइए अब एक एक करके इनके विषय में चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं भरतनाट्यम के विषय में। भरतनाट्यम नृत्य भी भारत के शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन अंग है। ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु के तंजावुर यानी तांजोर जिले से इसकी उत्पत्ति हुई है। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र और नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण का इस नृत्य कला के अंदर भरपूर उपयोग किया गया है। वर्तमान में मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र के मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला तथा हेमा मालिनी ने प्राचीन समय की इस कला को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। अब बात करते हैं हम कुचिपुड़ी नृत्य के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, यह नृत्य भी 15वीं सदी के दरमियान उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य को वर्णन करने पर आधारित स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल किया गया है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से देखा जाता है, अर्थात इस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि प्रख्यात नर्तकों ने इस शैली की प्राचीन विरासत को आज भी जीवित रखा हुआ है। अब बात करते हैं कथकली नृत्य के विषय में। कहा जाता है कि कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। इसमें महाभारत के कुछ प्रसंगों, साथ ही तमिल और मलयालम मिश्रित जो नाटक हैं, वही बाद में कथकली के नाम से जाने गए। विद्यार्थी मित्र, कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ों वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरों पर विशिष्ट मुखाकृति को समझना अति आवश्यक बनता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से पूरे रंगमंच को प्रकाशित किया जाता है और वे अपने चेहरे पर उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार की मुखाकृतियों द्वारा अपने हाव भाव को प्रस्तुत करते हैं और हमें उन्हें समझना होता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपने संगीत में परिचय देते हैं और तीनों लोगों के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से वे जीवित करते हैं। केरल के कवि वल्लथोल, जो कि स्थापित कला मंडल में कथकली के नाम से जाने जाते हैं, कला मंडप, कृष्ण प्रसाद,
शिवा रमन वगैरह ने इस शैली को देश विदेश में प्रख्यात किया हुआ है। अब बात करते हैं कथक नृत्य के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसी एक उक्ति है कि कथन करे सो कथक कहावे। इस उक्ति से कथक शब्द प्रचलित हुआ है। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास जुड़ा हुआ है। उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित करना यह मुख्य है। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाठिया आदि ने इस कला को वर्तमान में भी जीवंत रखा हुआ है और यह कला भारत की नृत्य कलाओं में एक श्रेष्ठ कला मानी जाती है। अब बात करते हैं मणिपुरी नृत्य के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, भारत के एक राज्य मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधार रखती है। मणिपुरी नृत्य शैली में लास्य और तांडव यह दो प्रकार हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते हैं और नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा पहनते हैं। उस घाघरे को कुमीन के नाम से जाना जाता है। गुरु आमोबी सिंह, आतोम्बे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, भारत की ललित कलाओं में संगीत कला और नृत्य कला यह जग विख्यात है। हमने आज के इस वीडियो में भारत के शास्त्रीय संगीतों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने भारत के शास्त्रीय नृत्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी जैसे नृत्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो को देख करके इन सभी नृत्यों के विषय में और संगीत कला के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।